जाते हैं, जो तगड़े होते हैं जैसे हमारे बैठे साहू जी, तो वो लिपट जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। आज हम बात करेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिली बम्पर जीत की। इस उम्मीद की जा रही है और इस उम्मीद के सहारे जीत के बाद दिल्ली में भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, रिश्वतखोरी सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब दिल्ली में है ईमानदार राज। राजधानी दिल्ली की किस्मत का फैसला हो गया है। अब 5 साल तक दिल्ली में ईमानदार केजरीवाल सरकार का राज होगा। अब ना तो किसी सरकारी अफसर को रिश्वत देनी होगी और ना ही कहीं भ्रष्टाचार का नामो निशान होगा। लेकिन क्या ऐसा सच में हो पाएगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। तो क्या पिछले 9 महीने से लोग रिश्वत दे रहे हैं अपने? दिल्ली में ईमानदार राज। अब हर जगह होगी ईमानदारी। भ्रष्टाचार इतिहास के पन्नों में होगा दफन। रिश्वतखोरी होगी फाइलों में गुम। क्या ये सब सच होगा? राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए अब अच्छे दिन आ गए हैं। अब उनकी हर मुराद पूरी होने वाली है। उन्होंने अपनी बेहतर जिंदगी जीने के लिए जो सपने देखे थे वो अब हकीकत बनने वाले हैं। अब ना तो दिल्ली वालों को कोई काम करवाने के लिए रिश्वत देनी होगी और ना ही किसी सरकारी अफसर की ज्यादती सहनी होगी। भ्रष्टाचार अब इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा और ढूंढने से भी आपको भ्रष्टाचार कहीं नहीं मिलेगा। रिश्वतखोरी फाइलों की धूल चाटेगी। पुलिस वाले आपको बेवजह परेशान नहीं करेंगे। हर सरकारी काम अब बिना रिश्वत के होगा और अब सब कुछ सही होगा, क्योंकि दिल्ली में अब 5 साल तक ईमानदार सरकार का राज चलेगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले अरविंद केजरीवाल इस बात के दावे करते रहे हैं। जब से केजरीवाल राजनीति में आए हैं तब से खुद को पाक साफ ही बताते आए हैं। जहां जहां केजरीवाल के पोस्टर लगे वहां पर वो खुद को ईमानदार कहते रहे। वहीं दूसरों को वो भ्रष्टाचार में लिप्त बताते रहे। अब चुनाव जीतने के बाद हर आम आदमी पार्टी का नेता यही कह रहा है कि दिल्ली की जनता ने ईमानदार सरकार को चुना है। खुद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार इस तरह काम करेगी कि गरीब और अमीर दोनों दिल्ली पर गर्व कर सकें। ईमानदार सरकार को तो दिल्ली में चुन लिया गया है, लेकिन क्या सही में दिल्ली में सब बदल जाएगा? क्या सच में ऐसा हो पाएगा कि दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए? क्या सच में पुलिस वाले बेवजह लोगों को परेशान करना बंद कर देंगे? और क्या अब सारे सरकारी काम बिना रिश्वत के हो जाएंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ईमानदार सरकार के राज में जल्द ही मिल जाएंगे, क्योंकि इन सब के दावे खुद ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि जो जनता उन्हें इतनी बड़ी जीत दिला सकती है, वही जनता इनका हाल कांग्रेस और बीजेपी की तरह भी कर सकती है। प्रदीप नारायणिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है और ये मौका दिया है राजधानी की जनता ने, दिल खोल कर दिया है। कोई शिकवा शिकायत नहीं और दूर दूर तक कहीं पर भी ऐसा नजर नहीं आया कि आम आदमी पार्टी से कोई दिक्कत रही हो आम जनता को, क्योंकि दिल में उतार लिया है एकदम से आम आदमी पार्टी को। और कहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कि अब
दिल्ली में ईमानदार राज होगा। अब यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाएगा, रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी जड़ से। ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर राय मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता शत्रुघ्न साहू हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पुष्प रंजन जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ शत्रुघ्न साहू जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, इतनी प्रचंड जीत आपको मिली है, दिल्ली की जनता ने मौका दिया है। सवाल ये है कि जीत तो आपको मिली है, जश्न का माहौल है, चुनौतियां ढेर सारी हैं, कैसे पार पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के पास आज परिस्थितियां भी हैं और चुनौतियां भी हैं, लेकिन जिस तरह से हमने 49 दिन की सरकार में पूरी गंभीरता और तन्मयता के साथ इन तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ खड़े हुए थे, और उसी टेलर का परिणाम है कि आज पूरी फिल्म देखने के लिए दिल्ली की जनता ने हमें जनादेश दिया है। हम इन तमाम परिस्थितियों और चुनौतियों का मुकाबला पूरी गंभीरता के साथ करेंगे, और मुझे विश्वास है कि आम आदमी की अपेक्षाओं पर आम आदमी की ताकत से बनी ये सरकार खड़ी उतरेगी। ईमानदार राज की बात कर रहे हैं आप, क्या भ्रष्टाचार अब खत्म हो जाएगा दिल्ली में, रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, जड़ से खत्म कर देंगे आप इन तमाम दिक्कतों को? आपको ध्यान में होगा, पिछले बार जब ही सरकार आई थी सभी विभागों में फाइल फटने लगे थे, लोग भागने लगे थे, लोग इस तरह से काम करने, फाइल छुपाने लगे थे। बिल्कुल आएगी एकदम ऐसी ईमानदार सरकार जो पूरा करप्शन फ्री दिल्ली आपको मिलेगा। शपथ लेने दीजिए, फिर देखिए। मगर सवाल ये, चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा कि आरोप तो आप पर भी लगे, पैसे के लेन देन के तमाम तरह के, भले ही आपने कहा कि वेबसाइट पे सब कुछ है, सबूत नहीं पेश कर पाए, और तमाम जो लोग आए जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनको भी आपने स्वीकारा, समर्थन देने की बात की, उनको भी स्वीकार कर लिया। तो ये कैसे उम्मीद की जाए कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाएगा? अब तब तो आप चयन नहीं कर पाए थे, भले ही जनता ने इस बात को ध्यान में ना रखा हो, आपको पूरी जीत दिलाई है। देखिए, जो हमारे पास जो भी चंदे आए, अगर उस चंदे को मुझे छुपाना होता या कोई काला धन होता तो हम उसको वेबसाइट पर क्यों डालते? चूँकि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को एक आरोप लगाना था, चेहरा एक्सपोज करना था, उसको बोल रहे थे, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब बात तो चुनाव हो गए, सारे परिणाम सामने आ गए, अब जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें कहीं कोई काला धन नहीं था, स्पष्ट था, और आम आदमी पार्टी अपने इस संकल्प के साथ, प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही। जो ममता बनर्जी शारदा घोटाले में मुसीबतों में फंसी हुई हैं, उनके तमाम मंत्री फंसे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले को लेकर तमाम तरह के इल्जाम है, ऐसे लोग आपको समर्थन देते हैं और आप नाम ही नहीं करते हैं। क्या करते हैं? चुनाव में है, अब कोई समर्थन दे रहे हैं, कोई परिस्थिति, अब हम लोग अगर उनके साथ चले जाएं, उनकी किसी राजनीतिक चीज़ों में भागीदार हो जाएं, तब आप ये सवाल उठा सकते हैं। अभी पुष्परंजन जी, जवाब ठीक है क्या इसका? नहीं, अभी शाही इमाम से भी क्यों मना किया इन्होंने उनका समर्थन लेने से, ये प्रश्न ये है। शाही इमाम पर तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने ही और अरुण जेटली जी ने बयान देना शुरू किया, तो हमें लगा कि नहीं, इन लोगों की मिली भगत है। शाही इमाम 2003 में भी इनको समर्थन दिया था। शाही इमाम के साथ भारतीय जनता पार्टी की वो अंदर की बात थी, और वही साथ समझौता कर करके दिल्ली में वोट को पोलराइज्ड करने के लिए उनकी ये षड्यंत्र था, जिसको हम लोगों ने नकार दिया। ओवैसी से भी नहीं लेना चाहिए था आपको, बाकी लोगों का कोई षड्यंत्र नहीं दिखता था, उसमें तो साजिश नहीं दिखने चाहिए आपको। ठीक बोल रहे हैं। ओवैसी से क्यों आपने समर्थन लिया? उसमें ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं दिखता था, लेकिन अगर क्यों राष्ट्रद्रोह आपको नहीं दिखता था उनके बयानों में? एक और चीज जी, आप ईमानदारी की बात अभी कर रहे हैं, आपके अरविंद केजरीवाल कुछ ही दिन पहले, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी पैसे देता है ले लो, वोट उसको दो जिसको देना है आपको। बिल्कुल, यानी कि वो भी भ्रष्टाचार का एक हिस्सा था। आप एक संदेश दे रहे थे कि लेना देना सब कोई उसमें चिंता वाली बात नहीं है, आप ले दे सकते थे। आज आप कैसे कहेंगे उसी मतदाता को कि आप भ्रष्टाचार, ना आपको घूस देना है ना घूस वाले तत्वों को आगे बढ़ाना है? किस मुंह से कहेंगे हम लोग? देखिए, ये आम आदमी पार्टी जनता अपेक्षी पार्टी है।
आम आदमी की पार्टी, हम लोग इसलिए बोल रहे थे कि जो बाकी लोग, कोई भी राजनीतिक दल अगर चुनाव में पैसा बांटता है, शराब बांटता है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीज है। आपने ऐसा नहीं किया? लेकिन दिल्ली में नहीं, आपके प्रत्याशियों ने ऐसा नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तम नगर से आपके ही प्रत्याशी हैं जिनके पास से शराब की बोतलें पाई गई, उनकी गिरफ्तारी की बात हो रही थी, चुनाव आयोग ने पुष्टि की इसकी, आप कर दिए इससे भी इनकार कर दीजिए। नहीं, वो मुकेश बलियान के घर में मिला, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पुलिस को नोटिस भेजना चाहिए मुकेश बालियान के घर, वो भेज रहे थे नरेश बालियान के यहाँ। नरेश बालियान हमारे प्रत्याशी थे और उनके यहाँ कोई भी इस तरह का अगर वो तैयार हैं फेस करने के लिए। पुलिस तो उनको पूरा साजिश के तहत सरकार गिरफ्तार करना चाहती थी। तब्दीली हुई है ये आपकी जुबानी हम सुन रहे हैं कि ये जी बिल्कुल, क्योंकि नरेश बालियान की बात चल रही थी। चंद्रशेखर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहूँगा कि ऐसी प्रचंड जीत उनको मिली है, धन्यवाद। सारी जिम्मेवारी मिली है उनको। और मैं समझता था कि शायद हम पहले दिन जब बात करेंगे तो एक अच्छे मूड में, एक अच्छे माहौल में बात करें। आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए पूरा समय बचा हुआ है। अभी तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये लोग अच्छी तरह से काम करें, लेकिन चूंकि अब ये मामला दिल्ली की ये जो सो कॉल्ड ईमानदार पार्टी का आ गया है तो उसमें मुझे बोलना पड़ रहा है। ये जो नरेश बालियान जी की बात कर रहे हैं, चूंकि साहू जी दिल्ली को कितना जानते हैं मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि दिल्ली से बाहर से हैं। मैं जहाँ रहता हूँ उसके ठीक पड़ोस में नरेश बालियान जी रहते हैं। वो गोडाउन नरेश बालियान जी का था, उस पर जितना सामान रखा गया वो नरेश बालियान जी का था। पुलिस ने 2 बार सम्मन भेज करके उनको बुलाने के लिए कहा, वो नरेश बालियान जी को बुलाया गया है। नरेश बालियान जी ने बाकायदा समय मांगा कि मुझे चुनाव जान दीजिए, मैं आता हूँ उसके बाद। और कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान ले रही है पुलिस कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और 1-2 बोतल नहीं थी, 5000 लीटर, 1-2 बोतल नहीं है, 5000 लीटर। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि केवल पैसे की एक जगह की बात ना करें, नरेश बालियान ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के अगर 70 विधानसभा में देखा जाए तो ऐसे बहुत लोगों की फहरिस्त है जिन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया है। आप होर्डिंग्स की बात कर लीजिए, दिल्ली के अंदर चुनाव में लगने वाले कार्यकर्ताओं की बात कर लीजिए, जो इंपोर्ट करके बाहर से लाए थे, वो पूरा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने काम किया है। मैं इस पे इसलिए नहीं जाना चाहता था कि हार के कारणों की भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा कर रही है, उस पर काम हो रहा है। हम अलग तरह के आरोप लगाना शुरू करते हैं, वो बड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, जवाब मिला आपको? चंद्रशेखर जी, मेरा सवाल आपसे ये था, ये बात शुरू हुई तो मैंने आपसे पूछा भी जी। सवाल ये है कि आज 3 पर सिमटकर बीजेपी दिल्ली में रह गई है। केंद्र में आपकी सरकार, 4 राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर अच्छी खासी जीत आपको मिली। दिल्ली में आते आते ऐसा क्या हो गया कि कृष्णानगर की सीट भी किरण बेदी नहीं बचा पाई? देखिए, मैं अपनी तरफ से ये मानता हूँ, वैसे तो पार्टी अपने अपने कारणों की समीक्षा कर रही है। मुझे 2-3 कारण दिखाई देते हैं जिसके अंदर हम लोग आकलन नहीं ठीक से कर पाए और समय की कमी की वजह से उन वोटों को अपनी तरफ नहीं कर पाए। एक पहला, अगर आप ये कहें कि हमारा वोट परसेंट जितना था उससे आधा % वोट कम मिला है, लेकिन नंबर ऑफ वोट की अगर हम बात करें तो हमने ज़्यादा पाया है। दूसरी चीज़, अब कहाँ से वोट चला गया, तो जहां हमारे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी, अगर लास्ट विधानसभा की हम बात करें तो उसको 25% वोट मिला था। हमारे दिमाग में था कि ठीक है साहब 2-3% इधर उधर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस 9% पे आ जाएगी, इसका अनुमान मुझे हम लोगों को नहीं था। वो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी में। दूसरा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं लास्ट टाइम अगर आप देखें तो वो 3 जगह वोट बटा था, कांग्रेस के अंदर बटा, बहुजन समाज पार्टी को बटा और आम आदमी पार्टी को। इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ गया है। एक ये वजह रही। तीसरी वजह जो मैं समझता हूं, हम लोगों ने बहुत लास्ट में अपने पार्टी कैंडिडेट को डिसाइड किया, 10 से 12 दिन का समय मिल पाया था। वहां अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लंबे समय से उस पर काम कर रही थी। ये तीनों एक मेजर है, बाकी तो चीजें निकल के आती रहेंगी तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। समय की कमी की आपने बात की, क्या पुष्परंजन जी आप इससे इत्तेफाक रखेंगे कि समय नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली चुनाव के लिए? पूरा समय था, ये तो बल्कि जैसे ही केंद्र में आए ये उसके दूसरे दिन से ही तैयार हो गए थे दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। उसकी कोशिशें भी शुरू की, फिर उसके बाद ये चूक गए। उस समय चाहते तो यही रिजल्ट आता जो आज आया हुआ है। चूकने इन दिनों जो चुका है इन्होंने, वो पैराशूट कैंडिडेट की वजह से, नए आज आ रहे हैं, उनको आप पार्टी टिकट दे रहे हैं तो आपके कार्यकर्ता नाराज हुए। दूसरा, चंद्रशेखर जी जो कह रहे हैं कि शराब की नदियां बहीं और नोट बिखेरे गए, मैं इसे इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि आप मतदाताओं पर उंगली उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं।
मतदाता दिल्ली का बहुत सजग है, ये साबित हो गया है इस परिणाम से। जागरूक है, बहुत पढ़ा जागरूक लिखा है, पढ़ा लिखा मतदाता है। नहीं, आपने गलत सुना। कोई शराब से बिकने वाला नहीं है मतदाता। नहीं, आपने गलत सुना। अगर आप मेरा बयान सुने तो मैंने कहा है कि शराब 5000 लीटर पकड़ी गई है, 50,000 लीटर पैसा बहाया गया है। मैंने कहा पैसा बहाया गया है पानी। चंद्रशेखर जी, आपने मेरा बयान नहीं सुना। मैंने शराब बहाने की बात नहीं करी। आपने ध्यान से सुनिए मेरे बयान को। चंद्रशेखर जी, वो घर पूरी तरह से मुकेश बलियान का, आप पता कर लीजिए, पुलिस जांच में आ जाएगी। मैं तो रहता हूं मुकेश वहां पर, बलियान मुझे मालूम भारतीय है। जनता, अब रहते हैं, हम बिना जानकारी के शत्रुघ्न बता सिन्हा रहे हैं। जी, माफ कीजिएगा, शत्रुघ्न साहू सिन्हा जी, ये बगल में रहते हैं उनके, बहुत तो पास इनकी में। दावेदारी मैं ज्यादा गया है। हूँ, मुकेश बालियान का वो घर खैर है, वो अलग पुलिस इशू जांच में है, आ जाएगी। वो अलग इशू है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कार्यकर्ता है। सुनिए, वो अलग इशू है। शराब किसका भारतीय था जनता और पार्टी नहीं का था था। वो साबित होगा तो क्या आपकी पार्टी उनसे इस्तीफा मांगेगी, क्या करेगी, तो आप लोग जवाब देंगे जनता को। नरेश भाई भी पहले भारतीय जनता मैं तो पार्टी ये का कह रहा हूँ कि अब भाजपा अलग के बात पास है। क्या आम आदमी से कम पैसा था कि आप पैसे की वजह से बात और ये अन्य नहीं है। कारणों की वजह से शराब में नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन आप जब उनको कह रहे हैं तो ये नहीं, आप पे भी लागू नहीं होता है। रंजन जी, मैंने उस बात का जवाब दिया जहां इन्होंने कहा कि बिना पैसे के, बिना उस साधनों के हमने लड़ा। तो ऐसा कोई कमी नहीं थी। हमने ये नहीं कहा कि हमारे पास आप कम था कुछ या और कम चीजों नहीं थी। को, मुझे लगता है लेकिन जिन बातों की बात की उसका एक जवाब दिया। चंद्रशेखर जी, आप कुछ चीजों को, बुनियादी मुद्दों को हमारे- छोड़ रहे हैं जो कारण हो सकते हैं। एक तो ये वजह ये कि आपकी पार्टी ने के कुछ नेताओं ने या कुछ बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ खींच लिए पीछे। कृष्णानगर सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि यहाँ जितने भी ये दिल्ली जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, तमाम मिनिस्ट्रीज हैं, उनके लोग हैं, उन पे आपने धीरे धीरे मोदी सरकार आते आते आपने अंकुश लगाना शुरू किया कि 9 बजे बिल्कुल आपको ड्यूटी पे आना है, काम करना है आपको, हम कोई भी ऐसी चीज़ आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। पे कमीशन में आप चेंजेस लाना चाहते थे, उम्र सीमा घटाना चाहते थे, वो ऐसी चीज़ें, वो मैसेज जाता है कि ये सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के हित में नहीं है, ये सरकार दिल्ली स्टेट के कर्मचारियों के हित में नहीं है। वो कर्मचारी, बड़ा वोट बैंक है जो शिफ्ट हुआ है। आप इस सच्चाई को जानना जानिए। चाहता हूं, अगर विकास के मॉडल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि कार्यालय 9 बजे आना चाहिए और शाम को 6 बजे आना चाहिए, तो मैं समझता हूं ये गलत नहीं है। और कहीं भी अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी की सरकार, मैं कह रहा हूं, अगर मैंने कहा कि समीक्षा कर रहे हैं हम लोग, उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अगर आम आदमी पार्टी आई है तो वो ये कोई 9 की जगह 12 बजे थोड़ा कह देगी कि आप 12 बजे आना शुरू कर दीजिए। ये ऐसे मामला नहीं है। रही बात 58 साल करने की, नहीं चंद्रशेखर जी, तो और प्रधानमंत्री का अपना बयान था, चुनाव से पहले भी उन्होंने अपने बयान में कहा है कि इस तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है। कोई भी भारत सरकार 60 साल से 58 साल नहीं करने जा रही है। कई कारण हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि आज पहला दिन है, इस पर हम लोग बहुत सारी चर्चा करने की देखिए, स्थिति में नहीं है, सचिवालय क्योंकि भारतीय में जनता टॉप पार्टी लेवल से- पे, सचिवालयों में टॉप लेवल पे वो लोग भी हैं जिनको नीचे भी मैसेज देना होता है। उनकी यूनियन भी खत्म नहीं हुई है। वो बहुत ऐसी चीजें वो सबूत के साथ रखते होंगे कि भाई ये होने जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे जी, हैं। किरण बेदी ने कई बार जो भी बात उन्होंने कही, डंके की चोट पर कही, दोहराया कई बार, अगर मैं आ गई तो ऐसा कर दूंगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो ठोक कर बात की गई, और जानते भी हैं कि कड़े अपने फैसलों के लिए किरण बेदी जानी जाती हैं, और जो उन्होंने ठान ली है वो करती हैं। एक फ्रेंडली माहौल चाहिए होता है काम करने के लिए। आपको लगता नहीं है कि उन्हीं किरण बेदी की यही बातें कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण बनी है? क्योंकि जब तक आप फ्रेंडली माहौल नहीं देंगे तब तक शायद कोई भी अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करेगा। मैंने 2 बातें कही आपसे। एक और बात, एक और छोटी सी बात, फिर आप जवाब दे दीजिए प्लीज। एक और बात थी, पिछले 8 महीने में मोदी सरकार 5 बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट निपटाए गए हैं। विदेश सचिव, गृह सचिव, उसके अलावा 3 और टॉप लेवल के जो हैं DRDO के। तो ये उसको प्रूफ करता है कि आप केंद्रीय कर्मचारियों को सख्ती के साथ, और जहां आपके हिसाब से नहीं है उनको निपटाने के लिए वो तमाम तरीके आप अख्तियार करेंगे। ये भी एक मैसेज गया है। देखिए, प्लीज आप बताएं। संजय जी, जो आप बात कर रहे हैं कि इनको निपटाया गया है, अगर गृह सचिव को हटाया गया तो उसके पीछे कारण स्पष्ट है कि मोदी ने एक कड़ा निर्णय लिया कि वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी कि जिसमें पेपरों में भी आया है कि CBI को मैनेज करने की बात करें, तो ये मुझे समझ लगता नहीं कि ये कोई गलत निर्णय हुआ है। जहाँ तक बात आप पहले की बात कर रही हैं कि किरण बेदी जी को फ्रेंडली होना चाहिए था या वो बहुत कड़क निर्णय ले रही थी, मैंने आपको शुरू में कहा कि 2 बातें। पहली कि हमको समय कम था। मान लीजिए किरण बेदी जी को जिस समय हम लोग लेके आए, समय कैसे कम था? मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा फ्रेंडली होना चाहिए था, तो किसी भी नेता को फ्रेंडली होने के लिए कोई 15 दिन में नहीं कर सकता ना। प्रशासनिक अनुभव उनके पास बहुत अच्छा लेकर आ गए। ये गलती आपकी है। निश्चित रूप से मैंने क्या कहा लेकर आ आपसे गए। कि हमारी गलतियां बहुत सी ऐसी हुई होंगी जिसकी वजह से 15 से 20% वोट जो है वो हमको कम मिल पाया अपेक्षानुरूप।
जो कहा हम लोग 30% से ठीक उठा है। करके वो 53% में आप पहुंचे जो हैं। कह रहे हैं हम मान लेते हैं। किरण बेदी को आप आखिर में लेकर आए, काफी लेट से लेकर आए, मगर किरण बेदी ने आते ही जो अपना एक्शन दिखाया वो ठीक था। आपको याद होगा कि उन्होंने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी अपने घर पर चाय पर, डॉक्टर हर्षवर्धन का वो 5 मिनट इंतजार नहीं कर सकी। देखिए, मैं हम लोग को उसके बारे में जानकारी है, पूरे देश को जानकारी है। वो क्यों नहीं इंतजार कर पाई वो एक अलग मामला था, क्योंकि उनको जिस जगह जाना था वहां 1 घंटे से पहले से लोग इंतजार कर रहे थे, बार बार फोन आ रहा था। एक व्यक्ति जिसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं, उसका कोई प्रोग्राम लगा हुआ है, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन से उनकी बात हो गई थी कि मुझे निकलना है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना बयान दिया है कि हाँ साहब मेरी जानकारी हो गई थी, मैं इसलिए आ रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये कहना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, वो एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं, उनके काम करने का एक तरीका था। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि 15 दिन के समय में फ्रेंडली होना इतना आसान काम नहीं था। चंद्रशेखर जी, डॉक्टर हर्षवर्धन की छवि जो है हर कोई जानता है। अगर 5 मिनट वो उनका इंतजार कर लेती तो क्या चला जाता? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा ना, सेल्फ कि रिस्पेक्ट दोनों लोगों सबकी होती है। भले ही उन्होंने बात संभालने की कोशिश की हो, वो उनका बड़प्पन है, वो उनकी समझदारी है डॉक्टर हर्षवर्धन की, क्योंकि वो कितना भी बड़ी कोई बात हो जाए वो संभालना जानते हैं और बहुत हम्बल रहते हैं। ये उनकी छवि है, ये उनकी आदत है और इसका गुणगान होता है, तारीफ होती है। मगर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से किरण बेदी आई और एकदम से छाने की कोशिश की, अपना हुक्म चलाने की कोशिश की, शायद क्या आप मान रहे हैं कि ये एक वजह रही है कहीं ना कहीं, जो आपके तमाम कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं, उनमें मायूसी आई इस बात से कि देखिए कल कोई आया और हम इतने सालों से पार्टी में हैं और आते ही हम पर हुक्म चलाने लगा? देखिए, मैं इस बात को मैं पूरी तरह से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं कि कार्यकर्ताओं ने जम करके मेहनत करी, उनमें कोई कमी नहीं थी। मैंने आपसे फिर कहा कि जो हमारा वोट पहले मिला था उसमें हम लोगों को कोई कमी नहीं मिल पाई है। अब गड़बड़ी क्या हुई है मैंने आपको बताया, जैसे कांग्रेस का वोट स्प्लिट होकर के वहां गया, हम उसको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें से अभी मैंने कहा कि आज बहुत जल्दबाजी है हमारे लिए कहना, उसमें केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे इसकी समीक्षा हो रही है, बातें चल रही हैं। मेरे लिए एज ए इंडिविजुअल इस बात को कहना बड़ा मुश्किल काम नहीं चंद्रशेखर जी, जो चीजें फौरन निकल के आती हैं, जो दिखती हैं चीजें, जो विपनेश जी पॉइंट आउट कर रही हैं, और ऐसे पुष्परंजनी पंथ मार्ग पर जब किरण बेदी संबोधित करने पहुंची थी पहली बार, तो वहां पर वो कार्यकर्ताओं को वाकई में धमकाती नजर आई थी। बिल्कुल, वो बयान भी निकाल के आपको दिखाया जा सकता है, आप देख सकते हैं। आपको असल में ये अच्छी बात है, आप चाह रहे हैं कि अनुशासन में पार्टी रहे, ब्यूरोक्रेट समय पे आए, लेकिन डंडा से झंडा नहीं चलता है। बिल्कुल, आप डंडा दिखा के चाहे हर आदमी झंडा आपके साथ लेके चल पड़े, ये मुश्किल होता है। लोकतंत्र में कम से कम आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग, थोड़ा सा लचीला तो होना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है। दुष्यंत जी, आपका जो वोट बैंक खिसक गया है आम आदमी पार्टी की ओर, क्या वजह मानते हैं, क्यों खिसका है? क्यों बचाने की कोशिश नहीं की गई, या फिर वाकई में आपने पर्दे के पीछे सपोर्ट कर दिया कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, आप उधर चले जाइए? देखिए, ऐसा नहीं है कि अब हम लोगों ने उसमें काम नहीं किया। हमने जो पार्टी से मेहनत हुई, पार्टी ने उसमें मेहनत बहुत की, लेकिन ये भी बिल्कुल सत्य बात है कि हमारा वोट बैंक उधर आम आदमी पार्टी को गया। उसका एक बड़ा मेजर कारण था। उसका कारण ये था कि पिछले बार 2013 में जब इलेक्शन हुए थे तो हमारा 25% वोट हमें 25% वोट मिला था, और इन लोगों को जो आम आदमी पार्टी उनको 29% मिला, बीजेपी को 33% मिला। लेकिन इनके जो इनके एजेंडा था उसमें 3-4 चीज़ें फ्री थी, जैसे आधा पानी, आधा बिजली और पानी 700 लीटर, और भी बहुत सारी बातें थी। 5 लाख टॉयलेट जो अभी 2 लाख किए हैं। इसलिए लोगों ने सोचा कि ये कांग्रेस 15 साल से यहाँ काम कर रही है और उतना काम जितना ये कह रहे हैं उतना काम तो ये कर नहीं पाई है, तो शायद इनके पास में कुछ ऐसा अलादीन का चिराग है कि छुएंगे तो इसको कर देंगे। पिछले बार भी मीडिया इस बात में फेलियर रहा, हम लोग भी फेलियर रहे कि भाई इतना अंडर करंट है कि वो क्या नाम है, इतना वोट इनको मिलेगा, इतनी सीट्स इनको मिलेंगी। सभी लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि भाई ट्रायंगुलर फाइट होगी और कांग्रेस की 8 सीटें नहीं आएंगी, कांग्रेस की भी ज़्यादा आएंगी, और बीजेपी पिछले बार भी तैयार थी कि वो सरकार फॉर्म करेगी। लेकिन सही 1 साल के अंदर हम रिकवर नहीं कर पाए और बीजेपी डिलीवर नहीं कर पाई सेंटर से, क्योंकि 9 महीने पहले जब वो सत्ता में आए थे तो उन लोगों ने बहुत सारे वादे केंद्र के माध्यम से किए थे कि भाई हम ये देंगे, हम ये सिक्योरिटी का इंटरनल सिक्योरिटी देंगे, बाहरी भीतरी सिक्योरिटी देंगे, और 100 दिन में काला धन लाएंगे, 100 दिन में रोजगार देंगे, 100 दिन में महंगाई देंगे। बीजेपी की बात कर रहे हैं। उसका जो असर है, पब्लिक ने ये सोचा कि भाई ठीक है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को उतना प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने सोचा भाई आम आदमी पार्टी को दो, क्योंकि कम से कम इनको एक चांस दो। इसके बावजूद कि ये प्रचार भी बहुत हुआ और इन्होंने गलती भी बहुत की कि ये जल्दी 49 डेज में चले गए, जबकि बिना शर्त इनको समर्थन था, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट भी इन पे ये रहे, अब अवसरवादी भी रहे। लेकिन पब्लिक ने इनके ऊपर लगाए हुए, इनके किए हुए किसी उल्टे कार्य को नहीं माना।
पब्लिक ने इनको वोट इसीलिए किया कि इन्होंने 70 वादों में से कुछ वादे, 4-5 वादे ऐसे हैं जो ये पब्लिक के लिए बड़े सीधे हैं। पब्लिक सोच रही है कि पानी फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी और महिला सिक्योरिटी हो जाएगी और 2 लाख टॉयलेट हो जाएंगे और 50-20 कॉलेज बन जाएंगे, 500 स्कूल बन जाएंगे, तो शायद कोई अलादीन का चिराग इनके पास से सब आके कर देंगे। मैं थोड़ा चंद्रशेखर जी की बात से, इस बात से सहमत हूँ, ये बधाई के पात्र हैं और जनता का भी धन्यवाद चलिए उसने जिनको मैंडेट दिया, और इनके लिए भी बधाई कि इनको जनता ने अपना मत पेश किया। लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी आज पहला ही दिन है, अभी इनकी शपथ भी नहीं हुई है और हम इनको आरोप प्रत्यारोप में घेर दें, क्या पता ये हमसे ज्यादा अच्छी सरकार दें। लेकिन जैसे इनके वादे हैं वो बड़ा मुश्किल है कि सभी लोग पर विश्वास नहीं है अब शायद। चलिए ठीक है, सवाल और भी बरकरार हैं, इनका जवाब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फौरन लौटते हैं। चर्चा हम कर रहे हैं ईमानदार राज को लेकर। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब दिल्ली में ईमानदारी नजर आएगी चाहे कुछ भी हो जाए, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि अब ईमानदारी के अलावा कोई दूसरी बात ना हो राजधानी में। मगर वाकई में क्या ऐसा होगा, चर्चा हमारी इस पर जारी है। शत्रुघ्न साहब जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि तमाम तरह की दिक्कतें हैं दिल्ली में, जिस तरीके से दुष्यंत जी ने भी सवाल उठाया कि जो वादे आपने किए हैं उसमें प्राथमिकता में कौन कौन से वादे रहेंगे जिन पर सबसे पहले आप फोकस करेंगे और पूरा कैसे करेंगे, क्या रास्ता निकाला है उनके लिए, कब और कैसे, और प्राथमिकता में क्या क्या होगा? पार्टी के पास और अरविंद जी के पास पूरा ब्लूप्रिंट है और दिल्ली की जनता को ये पूरा ब्लूप्रिंट दिखाया गया है। सरकार आई है, शपथ लेने के साथ ही सबसे पहला काम उस ब्लूप्रिंट के बारे में बिल्कुल वो तो साफ है, स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि वो गोपनीय है। जनता को दिखाया गया, जनसभाओं में चर्चा हुई और उसमें है कि सरकार वो लेगी और सबसे पहला काम पानी का और बिजली का करेंगे, वाईफाई का करेंगे, वुमेन सिक्योरिटीज का करेंगे। कैसे करेंगे ये तो सुन लिया, जी जी जी, कैसे करेंगे ये तो दिख जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। उसमें ज्यादा, जैसे दिल्ली में 84 लाख, आपने इतने हल्के में वादे लिए हुए हैं, किसमें कुछ नहीं है। 84 लाख लीटर पानी हर दिन दिल्ली में आप जादू की छड़ी चलाएंगे और ये काम हो जाएंगे तमाम। जादू की छड़ी नहीं, जादू की 84 लाख लीटर पानी हर दिन दिल्ली में उत्पादन होता है, ये होते आ रहा है। ये आधा पानी 42 लाख लीटर पानी इस बहाना पर कि ये बह जाता है, खराब हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, ये सब ब्लैक मार्केटिंग में जाता था। ये 42 लाख लीटर पानी को अगर हम चैनलाइज कर दें, सबको पानी हम दे देंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। करप्शन और टैंकर माफिया का राज खत्म करना है, दिल्ली को मिल जाएगा। शत्रुघ्न जी, आज का विषय जो है ईमानदारी वाले प्रश्न पे है जो विपनेश जी पूछ रहे हैं। हम लोग घर से निकलते हैं, 3 व्हीलर ऑटो लेते हैं, बैठते हैं उस पर, ऑटो वाला शायद ही आपका भाग्य उस दिन अच्छा होता है जब आप ऑटो में बैठ के चलते हैं, वो मीटर के हिसाब से पैसे लेता है। ऑटो एक बहुत बड़ी ताकत रही है, ऑटो वाले वोटर जो है सबसे बड़ी ताकत आप पार्टी की, और सबसे ज्यादा जश्न वही आई है। तो आप कैसे, भ्रष्टाचार का एक हिस्सा वो भी है कि आपको अगर वो मीटर के हिसाब से पैसे नहीं लेता है, आपको परेशान नहीं। अरविंद केजरीवाल बैठा ले आपको, चल दे आपके साथ। पिछली बार अरविंद केजरीवाल ने कसम ली थी सबसे कि आप कसम खाओ कि जहां भी कोई सवारी कहती है कि हमें वहां पहुंचा दो तो आप मना नहीं करोगे, आप किसी बुजुर्ग बीमार को पहुंचाओगे उनकी जगह पे, आप पैसे मीटर से लोगे। क्या वो पूरा हुआ? पिछली बार नहीं हुआ, वो लोग आगे, अरविंद जी चले गए, उसके बाद भी वही सिलसिला चला रहा। अभी भी क्या गारंटी है कि भ्रष्टाचार खासकर इससे आम आदमी प्रभावित है, वो रुक जाएगा? देखिए अरविंद जी जब पिछले बार कसम ली, उन्होंने, आप ही बता रहे हैं पुष्पंजित की, उन्होंने कसम ली, तो अरविंद जी की प्रतिबद्धता दिखती है कि भाई हम उनको ईमानदार करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखेंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने ऑटो लिया, कई मर्तबा ऐसा हुआ है, मीटर से चलने को राजी नहीं, मैडम इतना टाइम हो गया है, इस समय मीटर से नहीं, इतना लगेगा, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना तो मत जाइए। तो ये जवाब था ऑटो वालों का। तो आप इस समस्या को कैसे दूर करेंगे? पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है इस पर पार्टी अरे को चलने को तैयार नहीं होते हैं, आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते नहीं है, उन पर नंबर है जी। हाँ, एक और उनकी समस्या ये है इनकी 3 व्हीलर्स वालों की कि अगर आप कहेंगे कि तो वो आपसे सवाल करेंगे और फेस के दूसरी साइड करेंगे और पूछेंगे आपको जाना कहाँ है, तो अगर हमने कहा हमें ITO जाना है तो मना कर देंगे, नहीं, वो बोलेंगे ही नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा बात है जी। तो मीटर जो, क्योंकि वो इनके जो पार्टी है उसका मुख्य हिस्सा वो लोग हैं, इनके लिए विशेष तौर से अभियान केजरीवाल जी चलाए हैं, तो क्या, और
असुरक्षा की भावना भी 3 व्हीलर में बैठ के होती रही है। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी बनती है रूलिंग पार्टी की। बिल्कुल तीनों बातें आप करें, मैं चैनल के माध्यम से वादा करें या बताएं। चंद्रशेखर जी कुछ कहने की कोशिश मैं कह रहा हूँ चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं, भगवान इनको शक्ति दे, क्योंकि इनके माध्यम से अगर दिल्ली सुधर सकती है तो हम लोग चाहेंगे कि वो दिल्ली सुधरे। देखिए इन्होंने जो वादे किए हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पानी हम फ्री देंगे। लास्ट टाइम अगर आपको ध्यान होगा तो इन्होंने 700 लीटर पानी की बात कही कि हम फ्री देंगे, लेकिन अगर 701 लीटर भी पानी किसी ने ले लिया तो हम 701 लीटर का पूरा पैसा ले लेंगे जी। और वो देने में असफल रहे। दूसरी बात, जैसे साहू जी ने कहा कि साहब हम पानी फ्री कर देंगे 84 लाख लीटर, लेकिन पाइपलाइन अभी पहुंची नहीं है पानी देने के लिए। टैंकर के अलावा कोई साधन नहीं है हमारे पास। एक मिनट, मेरी पूरी बात सुनिए। तो क्या हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा उतने दिन के अंदर कि हम अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर उतना बड़ा जाल बिछा पाएंगे या नहीं बिछा पाएंगे? दूसरी बात इन्होंने कहा कि हम कॉलेजेस और राय साहब वो टैंकर वाले पैसे के बगैर आते नहीं। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मैं एक बार पूरी बात मैं आपको पूरी बात कह दूं। साहू साहब ने यही सवाल आपसे पूछा है कि अब तक आपको ये प्रॉब्लम दिखाई दी? एक बार मैं पूरी बात कह दूं। जहां तक टैंकर की बात करते हैं कि जो टैंकर से पानी आ रहा है वो 2 स्रोत से आ रहा है। एक, जहां पर जिन लोगों ने अपने नलकूप बना रखे हैं उससे दोहन कर रहे हैं पानी का और वो बेच रहे हैं, जिसको कोई भी सरकार रोकने में सफल रही है। दूसरा वो पानी पूरा माफिया जी, दूसरा वो पानी जो गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है अलग अलग टैंकर से। लेकिन क्या वो पानी हमारे पास सफिशिएंट है? कभी हम हरियाणा का मुंह देखते हैं, कभी हम उत्तराखंड का मुंह देख रहे हैं, उसमें हम पानी अपने पास उतना ले नहीं पा रहे। हमारे पास 30 से 35% की कटौती है पानी की, तो वो पानी कहां से दे देंगे हम लोग? वो उसका कोई ब्लूप्रिंट में नाम नहीं आ रहा। शायद ये हकीकत इनको पता नहीं। मेरी बात सुने, कह देना बड़ा आसान काम है। अभी हरियाणा के सीएम साहब ने भी मना कर दिया है कि हमारे ऊपर निर्भर ना रहे। दुष्यंत भाई, मैं पूरी बात करूं, एक बार पूरी बात करूं, क्योंकि आपने बहुत सारे वादे किए ना। अभी जनता पे आप जा रहे हैं, उन वादों को पूरा करना। वाईफाई करने की बात कर रहे हैं, स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, आज आप 20 कॉलेजेस बनाने की बात कर रहे हैं। उसका लैंड कहां से आएगा, उसका पैसा कहां से आएगा? आप कितने हजार स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ से 60 से 70 हजार स्कूल के जो स्टूडेंट, उनका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कॉलेजेस नहीं है। आपने कहा हम बना देंगे, क्या फंड है अपने पास? आप वैट कम करने की बात कर रहे हैं, एक मिनट पूरी बात, आप वैट कम करने की बात कर रहे हैं। हमारे पास दिल्ली के अंदर एक वैट एक ऐसी चीज है जहां सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास आता है। बिल्कुल, हम उसको वैट को लेना कम कर दें क्योंकि व्यापारियों से हमने बात कर ली। तो आपने जहां जहां जिनसे जो वादे कर सकते थे, जिसको वैट से बचा सकते हो उसको वैट से बचा लिया, ऑटो वालों को उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो उससे बचा लिया, पानी के लिए कह दिया, बिजली के लिए बिजली कह दिया। बिजली की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप कैसे करने जा रहे हैं। अगर आप कर देते तो मैं दिल्ली में रहता, मैं भी सुखी होऊंगा। लेकिन जो बिजली कंपनी ये कहती है कि जी 5.5 रुपया पर यूनिट में बिजली बनाती हूं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ये चार्जेस हैं, आपकी सब्सिडी के बाद भी 3.5 से 4 रुपए से कम में बेच नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति में आप बिजली कैसे फ्री करने जा रहे हैं? आपके पास कोई ना कोई आइडिया होगा। अब पैसे जहां से आने हैं वहां से आप कर नहीं रहे हैं, जहां खर्च करने उसका हिसाब नहीं बना। तो लास्ट में होना क्या है, जिसका मुझे डर है कि साहब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, ये हमको काम नहीं करने दे रही है। ये आरोप ना लगे और इसके लिए धरने ना हो। हम तो यही विनती करेंगे आपसे, आप सरकार चलाएं बढ़िया तरीके से। सरकार धरने पर देखिए, सुनिश्चित करें आप। धरने पर आरोप प्रधानमंत्री जी भी लगा चुके हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि इन कामों को करिए आप। वो सब छोड़ दीजिए शत्रुघ्न साहब, वो सब छोड़ दीजिए। सवाल ये है जो कैसे करेंगे, इसका जवाब हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी ओर से नहीं मिल रहा है। आपने परेशानियां सुन ली कि क्या क्या परेशानी है, इस वजह से अब तक ये नहीं हो पाया। इसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे, इसका हल कैसे निकालेंगे? दो लाइन, क्योंकि फिर इसी तरह की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आएगी। चूंकि कांग्रेस के रीजन में मैं पीछे भी बोल रहा था कि एक पत्थर एक छोटे बच्चे ने तत्कालीन गृह मंत्री जी शिंदे जी के घर पर फेंका, जिससे एक शीशा चिनक गया। एक तरफ 13 पुलिस सस्पेंड हो गए थे और दूसरी तरफ एक महिला का गैंग रेप हुआ, एक महिला को जिंदा जलाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बार बार पूछते रहे चिट्ठी लिख लिख करके कि इसमें क्या कार्रवाई हुई, क्यों सस्पेंड नहीं हुआ, आपने ये जब मुद्दा छेड़ दिया है तो वादे के अलावा आपने अब तक किया क्या है? वादे के अलावा अब तक आपने क्या किया है इसके लिए? देखिए, जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए वैसे तो आप बहुत ज्यादा धरने प्रदर्शन किए गए, मुखर हुए कई बातों को लेकर, आरोप प्रत्यारोप किया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्यों सड़कों पर आप नहीं उतरे, क्यों धरना पर नहीं बैठे? विपनेश जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप साहब एक बताइए, आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बिल्कुल क्या प्रिंट है आपके पास? आप कहेंगे दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में नहीं, राज्य हमारे पास पूरा है नहीं। लड़ाई तो ये होने वाली है, कल कोई बात हो जाएगी, आप बोलेगा साहब ये काम करो नहीं तो हम धरना दे देंगे। अरे भाई, जहां तक गृह मंत्री के पत्थर की बात करता हूं साहू जी, गृह मंत्री कोई आम आदमी नहीं, वो भारत सरकार का गृह मंत्री है
और पत्थर बच्चे ने फेंका या आतंकवादी ने फेंका, वो एक सिक्योरिटी चूक का मामला है कि उतने 13 पुलिस वाले के रहते हुए सस्पेंड होगा, निश्चित रूप से होगा। अगर 50 पुलिस वाले तो 50 सस्पेंड होंगे, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और रिस्क नहीं लिया जा सकता, उसके लिए वो अलग कानून है, तो आप दोनों चीज को जोड़िए मत। यही बात है कि आप ले आते हैं कि साहब इसके लिए नहीं हुआ उसके लिए हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके लिए जहां होना वहां करना है आपको, आप इस तरह से भाग नहीं सकते। पुष्परंजन जी वाले नहीं है, ये तो आरोप ठीक है। पुष्परंजन जी, ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी, आ रहे हैं दुष्यंत जी, आप छोटा सा स्त्री सुरक्षा को तो आपने खुद भी खतरे में डाला। आपके मंत्री रात को आधी रात पे छापे डालते रहे, तो वहां भी प्रश्न चिन्ह लगा। तो आप लोग वैसे आज ये मौका नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने चर्चा का भी बीच में आप ले गए, ये इन बातों का जवाब आपको देना चाहिए एंकर साहब। आपके ही नेता ने किरण बेदी को लेकर क्या स्टेटमेंट दी थी, वो भी खैर आपको याद नहीं होगी शायद। किरण बेदी को लेकर पुष्परंजन जी, मैं इस पे आ रहा हूँ। देखिए, अभी अचानक ये नहीं हुआ है कि उनको जेट सिक्योरिटी मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो जेट सिक्योरिटी मिलने का मतलब है कि जनता उनसे एक डिस्टेंस पे आ गई। एक आम आदमी के प्रतिनिधि के रूप में अरविंद केजरीवाल किस तरह से फंक्शन करेंगे, एक बड़ा सवाल है। ये जो मैंडेट आया है, ये कोई मजाक नहीं, ये बारूद के ढेर पे आप बैठे हुए हैं। सिर्फ 3 विपक्ष, सदन में विपक्ष के सिर्फ 3 होंगे, ये भी एक तरह से तानाशाह शासन का प्रतीक। एक सवाल ये बिल्कुल, ये सवाल पिछली चर्चा में भी मुझे उठाना था, और सवाल ये है कि विधानसभा का सीन क्या होगा, क्या सीन होगा। ये बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये जो एक फैसला आया है, ये भी माना जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बिना विपक्ष की भूमिका के विधानसभा का चलना ये भी अच्छे संकेत, क्योंकि स्वच्छ विपक्ष और एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। ट्वीट करके कह दिया है कि हम विपक्ष की कुर्सी देंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को विपक्ष की कुर्सी देने से इनकार कर दिया, कारखाने में तूती की आवाज जैसी हो जाएगी ना, क्या करेंगे। नहीं, बात कुर्सी की नहीं है, कुर्सी शायद कुर्सी का शायद प्रश्न उठा भी आगे 67 के आगे 3। हाँ, लेकिन बात एक और है कि जो हाउस में आप जो चाहेंगे सो पारित करेंगे, जो आप जैसा बिहेव चाहेंगे वैसा पारित करेंगे, और उसको जैसा चाहेंगे आप जनता पे लागू कर देंगे, क्योंकि उसमें आप किसी भी पार्टी से या बाहरी या भीतरी प्रभाव से आप प्रभावित होंगे नहीं। आपके पास आंकड़े आपके पास हैं। जो प्रश्न है, प्रश्न वही है कि क्या तानाशाही नहीं होगी, क्योंकि खुद एक और बात है, जरा सुन लीजिए। जो केजरीवाल साहब हैं, केजरीवाल साहब बिहेव से शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और बहुत जल्दी उछल कूद करते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं हैं। उनका अब तक का बिहेव देखिए, वो एक जगह नहीं रहते हैं। कभी वो पार्लियामेंट की दीवार से धरने बैठ जाएं, कभी कहते हैं मैं अराजक हूँ, कभी कहते हैं गणतंत्र दिवस को वो चैलेंज करते हैं, और जैसा वो बिहेव करते हैं वैसे उनके मंत्री बिहेव करते हैं। इस बार आप लोग बदल के आए, अच्छी बात है, अच्छे काम करें, पूरे प्रदेश को फायदा होगा। लेकिन क्या ये बातें नजरअंदाज कर दी जाएं? क्या ऐसा नहीं होगा जब विधानसभा में कोई विपक्ष में बोलने वाला ही नहीं होगा, और बोलेगा भी तो सुना ही नहीं जाएगा, क्योंकि 67 आपके पास है। जनता के हित में मगर दुष्यंत जी, आज अगर आम आदमी पार्टी को ये मौका मिला है तो कौन है इसका जिम्मेदार? आप क्यों नहीं सीटें बटोर पाए? देखिए, इसका जो जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार, ठीक है, इस पर तो हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि मौका किसने दिया है आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी को मौका जनता ने दिया है। अच्छा, दूसरा जिम्मेदार जो है, क्यों दिया है? नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मुझे आने दीजिए, मैं क्यों का भी कारण बताऊंगा। क्यों का जो अब इस बार जो कारण है, इस बार तो ये कारण है कि जो देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने परफॉर्म नहीं किया, उसने डिलीवर नहीं किया। अगर वो डिलीवर कर रही होती तो ये ट्रायंगुलर फाइट में होते रहे ठीक जगह, ये जिस पोजीशन में पहुंचे वहां नहीं होते। इस बार क्योंकि ये सब आरोप प्रत्यारोप लगाने के बाद इनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है कि आप मानिए कुछ सामने है ही नहीं। शेखर जी कह रहे हैं कि इसको लेकर वो चिंतन मंथन करेंगे, शायद इनको एहसास हुआ है कि गलतियां हुई हैं, इन्होंने 70 वादे, आप अपनी बात कीजिए, एक मिनट, सेंटर की बात मत कीजिए, आप अपनी बात। मैं वही कह रहा हूं, इन्होंने जो 70 वादे किए हैं, उन 70 वादों में बहुत सारे वादे ऐसे हैं जिनमें जनता सीधे जुड़ी हुई है, और उसमें इनको लोगों ने सोचा है कि इन पे कोई अलादीन का चिराग है, सब चीज को छुएंगे, सब पूरा कर देंगे। इस पे इनको मैंडेट मिला है। अगर देखा जाए तो इसको हमारी सरकार, खासतौर से कांग्रेस के खिलाफ इनको मैंडेट नहीं मिला। कांग्रेस के खिलाफ जो मैंडेट मिला था, एंटी इनकम्बेंसी 15 साल की, वो इनको 1 साल पहले मिली थी 2013 में। इस बार अगर इनको मैंडेट मिला है तो केंद्र सरकार के खिलाफ मैंडेट मिला है, क्योंकि हर जगह बीजेपी का रथ चल रहा था, मोदी जी का रथ चल रहा था। मोदी जी का जो रथ था, जहां जहां उतरता गया वहां सबसे ज्यादा दिल्ली में उतर गया, कि वहां वो भी हमारी पोजीशन में ही आ गए। हमें पिछले बार 8 मिले थे, हमें एक भी नहीं मिला, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएम रथ में सवार थे और दिल्ली में आकर वो उतर गए, इसलिए शायद ऐसा हो गया। स्वाभाविक है। जब आप हर जीत का श्रेय सारा आपको, जीत का सेहरा सारा आपको, तो हार का चंद्रशेखर जी के सर क्यों?
चलिए पुष्परंजन नहीं, जी। ये तो अपनी चीजों को नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस ने क्यों मौका दिया। बीजेपी वाले तो बताएंगे अपनी बात। कांग्रेस अभी भी राजनीतिक रोमांटिसिज्म में उससे उस दौर से गुजर रही है। बिल्कुल। अभी भी कई जगह उनके पोस्टर देख रहा हूं मैं कि प्रियंका लाओ देश बचाओ। अब दूसरा शुरू हुआ है कि राहुल गांधी का कार्ड फ्लॉप कर गया इस पूरे शो में, तो अब प्रियंका गांधी को लाके इस पार्टी को बचाइए। उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय चुनाव हुए, राजस्थान में जो स्थानीय चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो इस वजह से कांग्रेस एकदम ख़त्म नहीं हुई है। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई आप जिस तरह से कर रहे हैं, आपको रिप्लेस अगर आम आदमी पार्टी वाले कर रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरे राज्यों में आप पसरे ही धीरे धीरे। साहू जी से ये प्रश्न मैं पूछना भी चाहूँगा कि भाई आप अगली तैयारी क्या, दिल्ली से निकलकर बिहार की तरफ ये लोग कूच करना चाहते हैं? क्या ये लोग बंगाल की तरफ कूच करना चाहते हैं? क्या है इसके पीछे वजह? और क्या आप लोग वहाँ पर तालमेल करके चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि लालू यादव ने संदेश दिया था, उससे बड़ा सहर्ष आप लोगों ने स्वीकार किया कि देखिए लालू जी जैसे बड़े महान नेता ने, ईमानदार नेता ने, बहुत संयम वाले नेता ने हमें बधाई दी है। तो क्या आप लोग? हमने कभी महान नहीं कहा और किसी ने क्या समर्थन दिया और उन्होंने दिया, उनके जाने जिन परिस्थितियों में। लेकिन जहाँ तक बिहार में, बंगाल में या अन्य राज्यों में जाने की बात है, पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। देश भर में नहीं, अभी संकेत दिया है, योगेंद्र यादव जी ने दिया है संकेत। जी बिल्कुल। तो क्या तैयारी है आप लोगों के पास? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या चीज़ है आपके पास? बिल्कुल, अब पार्टी फैसला लेगी, वहाँ संगठन बनेंगे और संगठन है भी। जब में बिहार में 4 जोन में बटा हुआ है। शत्रुघ्न साहब तक शायद इसकी जानकारी नहीं है, वो अंदरूनी मामला है, ऊपर तक का बताना नहीं चाहते हैं शायद। जी, मैं दिल की बात कहना चाहूँगा। जैसे कि दुष्यंत जी ने कहा कि उन्होंने 70 वादे किए, एक उनमें से बहुत बड़ा वादा है दिल्ली के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, जो जिसको हम बोलते हैं डेली बेसिस पे काम कर रही हैं एनडीएमसी एरिया में, एमसीडी में, अगर इन लोगों की संख्या देखी जाए तो कम से कम टोटल अगर हम कर दें दिल्ली जल बोर्ड शिक्षक को और इनको कर दिया जाए तो करीब 80,000 के आसपास पड़ती है। और हर जगह जाकर के ये वादा किया गया है कि हम साहब आपको स्थायी कर देंगे। उस स्थायी करने के पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है। अब जिस तरह के वादे उन्होंने किए हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि साहब आप इसको पूरा करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वादे पूरे ना होने पर आप किसी को ब्लेम नहीं करिए। क्योंकि जब आपने ये प्लान बनाए हैं 70 वादे, तो आपने ये नहीं कहा कभी भी कि साहब मैं वादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपसे मेरे को ये लेना है, मैं वादा ये कर रहा हूं। जो चीजें देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं कही इन बातों को? भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं बल्कि कई प्रदेशों में शासन कर रही है और इस तरह की प्रॉब्लम्स को समझती है कि क्या क्या इंप्लीकेशंस आ सकते हैं। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर हम लोग यहाँ पर कोई ऐसा वादा करते हैं जिसको हम फुलफिल नहीं कर पाते, जिसको हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो उसका असर हमारे दूसरे स्टेट की राजनीति पर पड़ता है। हमारा फोकस ये नहीं था कि हम किसी तरह भी इस चीज को ले लें कुछ भी बोल करके। आम आदमी पार्टी ने कहा है जरूर कोई ना कोई चीज इनके पास प्लान होगा जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से ज्यादा मजबूत होगा। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में ये डिलीवर करें उसको। जो भूमिका राज्य और केंद्र की है, अभी से अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी इस तरह से पल्ला झाड़ने लगे दिल्ली की सरकार से, तो क्या होगा? आप ऐसी बातें बोलिए जो हो सकती है। नहीं, वो सभी बातें हो सकती है। ये टकराव की स्थिति पर ही मेरा पुष्परंजन जी सवाल है। पुष्परंजन जी, जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने कहा है, और इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि आपने ब्लेम किया कि जी उनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया, अब आप हाथ खड़े नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल अब ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जी उनकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया इसलिए मैंने नहीं। दोनों बातें हैं। देखिए, ये उस तरह से वादे नहीं करें और ब्लेम गेम भी अब नहीं हो सकता है। वादे अब क्योंकि बीजेपी के 7 सांसद हैं दिल्ली में, तो बीजेपी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। ये नहीं कहेगी कि भाई सरकार उनकी है तो हमारा तो काम खत्म, हम तो केंद्र का देखेंगे और देश स्तर की बात करेंगे। नहीं, आपको मैंडेट जनता ने भी दिया है, तो आधी जिम्मेदारी आपकी ही बनती है यहाँ पर सहयोग करने की। दूसरा, एक और सबसे जो खतरनाक बात है राज्यपाल वाला मामला। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से जो रिश्ते रहे हैं पिछले दिनों का आप आकलन कीजिए आम आदमी पार्टी के साथ, बिल्कुल, तो ये टकराव फिर शुरू ना हो, बहुत ज्यादा है ना। वो 36 का आंकड़ा रहा है, शुरू में बड़ा वेलकम वाला सीन था। बाद के जो गतिविधियां जो बाद के महीने हैं उनको गौर से देखें तो लगता है कि ये कैसे वो रिश्ते फिर से वो डैमेज कंट्रोल होगा, ये एक प्रश्न तो रहेगा। कैसे आम आदमी पार्टी उनसे सहयोग बनाती है, क्योंकि केंद्र में नजीब जंग मूल रूप से मोदी सरकार को अपने आईने में उतारने की कोशिश करते रहे अपने पूरे टेन्योर में, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल।
शत्रुघ्न साहब, सवाल ये है कि जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं, ईमानदारी की बात करते आए हैं वो, और दूसरों पर ब्लेम करते आए हैं अब तक भ्रष्टाचार को लेकर या फिर तमाम तरह के जो आरोप उन्होंने मढ़े हैं, तो अब जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली की जनता ने ईमानदारी को चुना है, तो अब हम माने कि रिश्वतखोरी की जो फाइलें हैं वो धूल चाटेंगी, पुलिस वाले जो बेवजह परेशान करते हैं आम जनता को वो परेशान नहीं करेंगे, सरकारी काम अब बिना रिश्वत के हो जाएगा, तमाम तरह की जो दिक्कतें हमने भी की हैं, सरकारी दफ्तर में जाते हैं ऐसे काम होता ही नहीं है, कुछ लोगों का नंबर बड़ी आसानी से आ जाता है, अस्पतालों में भी कई बार ऐसा है कि जिनके पास लिंक हैं अच्छे, उनका पहले नंबर आ जाता है, सुबह से जो लाइन लगा के खड़े हैं उनका नंबर नहीं आ पाता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने फेस किया है बिल्कुल। तो माने कि ये सब अब देखने को नहीं मिलेगा। अगर अमीर को उतनी फैसिलिटी मिली है तो गरीब भी इन फैसिलिटी से, इन सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये चीज़ हमने 49 दिन में दिखाया। अगर आपको कोई 49 दिन का अनुभव हो, जिस तरह से आपने हॉस्पिटल में या कहीं भी 49 दिनों में आपने कितने लोगों को सस्पेंड किया, जेल में भिजवाया, हमें बता दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है कुछ। अगर आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे, अगर आप इतिहास के पन्नों को टटोलेंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब आगे की बात कीजिए, अब आगे की बात कीजिए। आपका अच्छा समय शुरू हुआ है, जनता ने मौका दिया है, आगे की बात कीजिए कि हम ऐसे करेंगे। आपने 49 डेज में किया, 45th डे में आपने 250 कर्मचारियों का ट्रांसफर किया, बड़े ऑफिसर्स का, और उसके बाद 47 डे में आपने 17 लोगों को वापस ले लिया। नहीं, जहाँ कभी नौकरशाही में नहीं हुआ, जहाँ जो परिस्थिति बनी, आप मैं 49 दिन इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हमको दिखाने के लिए क्या है, जो सवाल आपके साथ। चलिए उस समय तो बात बन गई कि ठीक है, जनता ने अंबानी को दिया, तब आप ब्लेम करके आगे बढ़ गए कि जी 49 दिन में इस तरीके से सरकार ने हमें ऐसा नहीं करने दिया, तब ठीक है सर, इस्तीफा देके आपका काम बन गया। मगर अब तो 5 साल के लिए आप आ चुके हैं, अब तो आपको अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी होगी, क्योंकि ईमानदारी को चुना है जनता ने, और हर वो काम जो आप करने जा रहे हैं वो बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, इस रास्ते से होगा और अब तब तक पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए, आप आरोप लगाते आए कि बीजेपी सेंट्रल में आई, मोदी सरकार आई है, अभी तक कुछ नहीं किया, 7-8 महीने हो गए हैं, ये आरोप मंडते आए हैं अब तक। इन आरोपों से बचने के लिए आपको साबित करके दिखाना होगा कि लीजिए हमने ये वादा किया, इतने दिनों में पूरा कर दिया। बिल्कुल 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 नहीं, कोई आपको मौका नहीं देगा कि अब होमवर्क करें, या अभी हम सरकार नई है तो हमें थोड़ा मौका दीजिए, जैसे मोदी जी के लोग करते रहे। नहीं मांगेंगे। नहीं, ये संदेश आया है कि जनता को तुरंत रिजल्ट चाहिए आपसे। आपको कहीं हनीमून पीरियड ये भी तो नहीं लेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओथ लेते ही काम बड़ी तेजी से शुरू होगा और हर मुद्दों पर किसी को सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा। ईमानदारी आएगी हर ऑफिस में, हर कार्यालय में, हर कर्मचारी, और वो पारदर्शिता भी दिखेगी और सारे काम जी। इस पर भी हम डिबेट एक दिन करेंगे कि अभी तो खैर शुरुआत है, अभी तो शपथ भी नहीं ली है, मगर जो वादे किए उन पर सवाल जवाब तो करना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बताना तो पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी कमी रही है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वादे तो ये लोग कर देते हैं लेकिन कभी नहीं बताते कि ऐसे पूरा करेंगे और तब तक पूरा कर देंगे। इनकी जो समय सीमा होती है वो कभी इसका जिक्र नहीं होता और जनता इंतजार करती रह जाती है। चंद्रशेखर जी, ये कहा जा रहा है बीजेपी के बारे में कि जो आज दिल्ली में जो स्थिति हुई है, जो तस्वीर सामने निकल कर आई है, कहीं ना कहीं खुद के जो आपके नेता रहे दिल्ली में, जो चेहरा रहे हैं दिल्ली बीजेपी का, वो नाराज हुए, अंदर अंदर उनमें बेचैनी हुई, नाराजगी इतनी बड़ी कि ठान लिया कि अगर हम नहीं तो फिर किरण बेदी भी नहीं। तो ये भी एक वजह सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी खुद ही जिम्मेदार है और बाहर के लोगों को दोष क्या दिया जाए, आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। देखिए विपनेश जी, जब भी चुनाव आते हैं, टिकटों का बंटवारा होता है, किसी भी राजनीतिक दल में, जो बड़ा राजनीतिक दल में सभी कार्यकर्ताओं की एक अपेक्षा होता है कि मुझे भी चुनाव लड़ना है, और ये हर बार होता है, हर बार समझाया जाता है, क्योंकि एक टिकट पे 20-20 लोग मांगने वाले रहते हैं। लेकिन इसका ये कहना कि साहब सब विरोध में, अगर ऐसा विरोध में होते तो जितने हमको वोट पहले मिले थे उससे बहुत कम हो जाता। हमको वोट बढ़ा है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण मैंने बताया कि हमको उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस इतना नीचे आ जाएगी कि वोट परसेंटेज का बैलेंस जो है, प्रतिशत आपका बढ़ा नहीं है इस बार। मैंने कहा कि 0.5% हमारा कम हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ वोट तकरीबन 1.5% कम हुआ है। मात्र 33% था, अभी 32.2। बिल्कुल वही मैंने 2%। आप
चंद्रशेखर जी हाँ, इतना भाई, हुआ है। चलो वो इतना बड़ा मामला नहीं है। बहरहाल मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, असेंबली पिछले विधानसभा और इस विधानसभा के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं आई है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने जो कहा ना आपसे, पहली बात हो सकता है और बहुत सारे कारण हो जिसकी समीक्षा हो रही है। एक कारण ये भी है कि अमित शाह दिल्ली की राजनीति को समझ नहीं पाए ठीक से। कई कारण है, आप करने को तो फिर बहुत सारे कारण कह सकते हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कारण कि दिल्ली की जनता पर जिस तरह के लोक लुभावने बातें कही गई हैं, जो कि पूरा हो जाएंगी, भगवान करे हो, अब उसको समझने में शायद दिल्ली की जनता ने ऐसा, मुझे लगता है कि जो वादे हम नहीं कर पाए, जो हम समझते थे कि हम ये डिलीवर कर पाएंगे, वो हमने कहा, जो नहीं कर सकते नहीं कहा। वो आम आदमी पार्टी ने जो लोक लुभावने जिस तरह से वादे कही काले धन पर कहा था, उस पे वो लोग कितना कर पाते डिलीवर हैं। किया। देखिए साहब, ऐसा है साहू जी, आप दिल्ली में रहिए, मैं तो आमंत्रित करूंगा, और देखिए हम लोग रोज बैठा करेंगे यहाँ पर। ये तो एक ऐसी जगह पर है जो हम रोज चर्चा करने के लिए आएंगे, हम रोज बात करेंगे, ऐसी बातें करेंगे। आप काले धन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने 300 पेज का एक पत्ता लेकर के पिछले 49 दिन के अंदर बैठे कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बाद में पूछने के सबूत दीजिए, तो उन सब चीजों को चंद्रशेखर जी, ये भी कहा जा रहा है कि ये हमने जो तस्वीर सामने निकल कर आई है 2015 दिल्ली विधानसभा चुनाव की परिणाम की, और बीजेपी के हित में अच्छा नहीं है, तो आगे जो राज्य में विधानसभा इलेक्शन होंगे उसमें भी फर्क पड़ेगा, ये भी कहा जा रहा है। ये मैं एक बात कहूंगा, देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है। दिल्ली का जो करेक्टर है, जो दिल्ली की जो डेमोग्राफी है, अगर आप इसको देखें और दूसरे राज्यों को देखें तो बड़ा अलग टाइप का है। दिल्ली में जब हम बात करते हैं तो दिल्ली एक इस तरह से कहिए पूरे देश का एक छोटा जगह है, जहां पर पूर्वांचल से लोग आते हैं, मिनी इंडिया की बात करें, हरियाणा से लोग आते हैं, राजस्थान से लोग आते हैं, उत्तरांचल से लोग आते हैं। एक अलग अलग भिन्न भिन्न कल्चर है जिसमें उन लोगों के अपने हिसाब से सारे वोट बैंक के प्रभावित करने वाली चीजें और बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। हम लोग अगर मध्य प्रदेश के संग, महाराष्ट्र के संग, गुजरात के संग इसको जोड़ दे थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी को बहुत जल्दबाजी में, जो मैंने कहा कि 15 दिन का समय कम था अपनी बातों को कहने के लिए, अपने कैंडिडेट के बारे में बताने के लिए या किरण बेदी के बारे में बताने के लिए, वो थोड़ा सा कमी रही। एक आखिरी कमेंट, समय की कमी है, पुष्परंजन जी आपसे जानना चाहूंगी, अब उम्मीद करें क्योंकि ईमानदारी को चुना है और दिल्ली में अब ईमानदारी देखने को मिलेगी। देखिए विपनेश जी, दिल्ली कोई राजनीति का मंगल ग्रह नहीं है जो बताने के विभिन्न प्रांतों के लोग आएंगे और अलग अलग कल्चर है दिल्ली का। दिल्ली वही है जो पूरा देश है। अलग अलग सूबे में भाषाएं बदल सकती हैं लेकिन स्वभाव वही है। ज़्यादातर रिटायर्ड लोगों को जो पूरी पाली अपनी ज़िंदगी का खेल चुके उसको अपने पार्टी में लाने की कोशिश की। ये भी एक तरह का राजनीतिक भ्रष्टाचार था। आपको उस रियलिटी पे आना पड़ेगा। ईमानदार राजनीति सबके लिए लागू होती है, सिर्फ ये नहीं कि आम आदमी पे ही ये लागू होती है या कांग्रेस पे नहीं और बीजेपी पे नहीं। तो आपको अपने जो फैसले लेने, जो कैंडिडेट देने हैं, जिन कैंडिडेटों को चुनाव करना, वो भी एक हिस्सा है भ्रष्टाचार को रोकने का। नहीं, आप इस बात को क्यों नहीं मानते कि आप ये भी मानिए वो पूरे होने वाले आप हैं अपने कैंडिडेट को जो उतारते हैं वो कैंडिडेट अब इसके लिए समय देना पड़ेगा, इसके लिए अलग से हम बहस समय देना करेंगे। पड़ेगा। क्योंकि समय की कमी है, चर्चा को खत्म करना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ईमानदार राज में अब ईमानदारी देखने को मिलेगी। तमाम जो समस्या है वो अरविंद केजरीवाल दूर कर देंगे, क्योंकि जनता ने इसी उम्मीद से इतनी बड़ी संख्या में वोट दिया है। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।